दुनिया को झूठे लोग ही पसंद है। सच कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आप लोगों के बीच में प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 2 लेके आऊँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सेट नंबर 1 को मैं पूरे का पूरी डिटेल डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप से प्लेटफॉर्म बुक में रुक्मणी प्रकाशन के सेट दिया है। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे सिलेबस, आप लोग प्रिपरेशन में लग चुके होंगे 13 अक्टूबर के लिए। देखिए 35 क्वेश्चन सीरीज आप लोग का होते हैं, जो कि रीजनिंग होगा। देन आप लोग का 50 क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस एंड करंट अफेयर होंगे। देन आप लोग का 35 आप लोग का लास्टली रीजनिंग होते हैं। तो इसके रिकॉर्डिंग ये आप लोग का सेट किया है और ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग आगे देख लीजिए। देन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चन को डिटेल से बताऊंगा और मेरा पहले बताने का जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले मैं 50 जीके जीएस को डिस्कस करूंगा विथ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को भी मैं सारे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और जो भी क्वेश्चन इसमें होगा स्टैटिकल जीके सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, और फ्रेंड, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नवरात्र चल रहा, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दिया हूँ आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन का सीरीज जो स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले करंट अफेयर जीके जीएस से स्टार्ट करूँगा। इससे क्या होगा, आप लोग का भी लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड होगा। बाकी लास्ट में आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को दिखा दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ को डिक्लेयर कर दूंगा। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद है विश्व मुक्केबाजी 2025 का जो विश्व कप हुआ था उसमें भारत ने जीते कुल 3। कितने जीते? 3 स्वर्ण पदक जीते, याद रखिएगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं ये इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो याद रखिए कुल इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। जिसमें से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 आप लोग का रजत पदक जीते हैं और वही आप लोग को बात करना है 3 कांस्य जीते हैं। 3 5 3 का कॉम्बिनेशन है। अगेन आई रिपीट, 3 आप लोग का स्वर्ण पदक जीते हैं, देन 5 आप लोग का रजत पदक जीते हैं और लास्टली आप लोग का 3 कांस्य पदक। 3 5 3 का कॉम्बिनेशन था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं विश्व मुक्केबाजी विश्व कप ये कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स, याद रखें विश्व मुक्केबाजी 2025 का जो आयोजन हुआ था यह आज अस्ताना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अस्ताना में। अब अस्ताना जो आप लोगों का काजाकिस्तान की राजधानी है। क्लियर है? और इसमें तो वैसा कुछ है नहीं। चलिए, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का सबसे अंता वाला देश भारत महान बना। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का किस नंबर में सबसे समानता वाला देश भारत बना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन आएगा। तो याद रखें चौथा। तो विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का भारत चौथा सबसे समानता वाला देश बन चुका है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ भारत का जो इसमें अंक जो मिला था 25.5 मिला था, मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या है। इससे पहले भारत से अच्छे जो परफॉर्मेंस किए उनका नाम है चीन और अमेरिका भी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन इस किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी फेमस है ये। तो देखिए अभिनव भारत, सबसे पहले याद रखिए अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का जो गठन किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था, जो कि फ्रेंड्स 1904 में महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पे किया? 1904 में महाराष्ट्र में किया गया था। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स, याद रखिए बीडी सावरकर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आता है। बीडी सावरकर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी बताया था। चलिए, और इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में भी किए थे। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में किया था। क्लियर है? चलिए, बात करना चाहते हैं महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन्होंने लाहौर अधिवेशन कब किए थे कांग्रेस का? तो 1929 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी कि सैनिक विद्रोह के दौरान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह के दौरान तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है?
चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, सैनिक विद्रोह का जो मुख्य कारक था, आप लोग पढ़े होंगे, तत्कालिक कारक था राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। और याद रखिएगा इसमें 29 मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को NI राइफल्स के कारतूस का प्रयोग का घोर विरोध किया था, जिसके वजह से उसे 8 अप्रैल को, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसके वजह से 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दिया गया था। क्लियर है। और फाइनली तभी आप लोगों को पता होगा सैनिक विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वह 10 मई से स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। 10 मई 1857 को मेरठ से ये प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। और 1 नवंबर 1858 से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जिसे ब्रिटिश शासन का शासन शुरू हो गया था। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लॉर्ड बेंटिंग, तो फ्रेंड याद रखें लॉर्ड बेंटिंग का जो शासनकाल था वह 1828 से लेकर 1833 था, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं लॉर्ड एलन बरो, तो लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल था 1842 से 1844 के बीच में था। वही बात करना चाहते हैं लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग का जो टेन्योर था वह 1910 से लेकर 1916 के बीच में था। क्लियर है। इनका भी काफ़ी फेमस था ये। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैं फिर डिस्कस कर दिया हूँ। अकबर के प्रशासन का केंद्र कहाँ था, तो फ्रेंड्स याद रखिए अकबर के प्रशासन का केंद्र आगरा था। कहाँ पे था? आगरा। आ से अकबर, आ से आगरा, इस टाइप से आप लोग पढ़े भी होंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में किया था। क्लियर है। इनके साथ साथ अकबर ने देखिए अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना भी किया था। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अकबर ने ही आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। इसके साथ साथ याद रखिए पंचमहल बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था वह 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। याद रखिए भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित किया गया था। 1905 में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी जो चला था, ये भी डेट आप लोग को पता होगा, तो मैं आप लोग को बताया था 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी, जो कि फ्रेंड टोटल याद के 34 किलोमीटर चली थी। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? अगर आप लोग को उच्चतम न्यायालय में कन्फ्यूजन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ पे देखिए न्यायाधीश ने क्या होता है, जज की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा 65 ईयर होता है। कितना होता है? 65 ईयर होता है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का रिटायरमेंट एज जो होता है वह 65 वर्ष होता है। क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। इसके साथ साथ याद रखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता हुआ राष्ट्रपति करवाते हैं। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, देखिए मुख्य न्यायाधीश है, सबसे पहले याद रखिएगा देखिए टोटल 33 आप लोग का चीफ जस्टिस है। देन आप लोग का एक CJI है, अभी वर्तमान समय में। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत में भी वर्तमान में CJI कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे BR गवई है। कौन है? BR गवई है। ये याद रखें जो कि भारत के 52वें नंबर के CJI है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ 33 जो आप लोग का न्यायाधीश है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखे होंगे। क्लियर है। और भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के संबंध में डिस्कस किया गया। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं उम्र के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 62 वर्ष। तो देखिए भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुसार हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसका अधिकतम उम्र जो होता है वह 62 वर्ष होती है। याद रखिए हाईकोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का कितना होता है? 65 वर्ष होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो विवाद की स्थिति में उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट पास होता है। किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट, जिससे हम लोग क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर देखिए ले देते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध चुनाव संबंध से उत्पन्न विवादों को लाया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 71 के तहत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है।
चलिए, इसके साथ साथ याद रखें, एक माह के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद नहीं ला सकता है। एक माह के बाद आप लोग नहीं ला सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बात करना चाहते हैं, देखिए 54 में राष्ट्रपति का डिस्कस किया गया, वही 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में डिस्कस किया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखें, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया की नीति के बारे में डिस्कस किया गया। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्तमान समय में भारत में 2024 से 2029 के लिए 18वां लोकसभा चला, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कौन है, तो मैं लिख देता हूँ ओम बिरला थे। क्लियर है। वही प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी है। क्लियर है। और निर्वाचन आयुक्त, तो भारत में भी वर्तमान समय 26वें निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ज्ञानेश कुमार है। क्लियर है। चलिए, इस चीज़ से भी आप लोग को सारे क्वेश्चन को मैं डील करवा दूंगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। डीएनए से एमआरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो प्रोटीन निर्माण का प्रथम चरण है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्लियर है। याद रखिए, डीएनए से एमआरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहता है, जो प्रोटीन निर्माण का प्रथम चरण होता है। याद रखिए, प्रोटीन निर्माण का प्रथम चरण होता है। क्लियर है। चलिए, और इसमें वैसा कुछ है नहीं तो मैं और भी डिस्कस कर देता। देखिए, इसमें 3-4 कंडीशन होता है, उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, देखिए आप लोगों को डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहता तो ये अगर स्ट्रक्चर रहता तो इसे हम लोग बोलते हैं आरएनए। क्लियर है। लेकिन ये देखिए, इसमें डबल हेलिकल आ रहा, सॉरी मैं गलत बना दिया। देखिए, इस टाइप से आप लोगों को करना होगा। क्लियर है। तो इसे बोलेंगे डीएनए बोलेंगे। और इसमें देखिए, ए डबल बॉन्ड टी होता है, यानी एडेमिन थायमिन, और सी ट्रिपल बॉन्ड और जी होता है, यानी साइटोसिन और ग्वानिन। इस टाइप से नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप से होता है को फल को पकाने पर पौधों में जीवंतता को दोनों को बढ़ाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, तो पौधों में वैसे पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है, आप फलों को पकाने में मदद करते हैं, उसे बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिए, बात करना चाहते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो होता है मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और विभेदन के कार्य करता है, यह मुख्य रूप से तने में पाया जाता है। क्लियर है। कोई बात करना चाहते हैं जिब्रेलिन का, तो जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है। साइटोकाइनिन जो तो कोशिका विभाजन में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिसे मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारे कान का कर्णावर्त, देखिए कर्णावर्त एक ऐसा पार्ट्स होता है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है, और जिन्हें मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कर्णावर्त बोलते हैं, कर्णावर्त बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, हमारे कान में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कुल 6 होते हैं। मुग्दर, निहाई, वलयक होते हैं। और ये दोनों दो पार्ट्स में, देखिए मुग्दर होते हैं, निहाई होते हैं और वलयक होते हैं। ये दोनों दो ये पाए थे, दो, तो टोटल 6 होते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखते हैं क्या लिख रहा है। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो अगर आप लोग ब्रिक्स लिखते, देखिए आप लोग स्पेलिंग लिखे होंगे तो BRICS। तो देखिए, ब्रिक्स में सबसे पहले आगे याद रखें 4 देश थे। ब्रिक्स का मेन 4 देश थे। B फॉर होता है ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना होता है। देन आप लोग का 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुए थे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्तमान समय में कुल जो देशों की संख्या से 5 और बढ़े हैं, और 5वां जो देश पढ़े हैं उसको इंडोनेशिया, जो कि 2025 में आए थे ब्रिक्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को बोला 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद है कि ये जो हुआ था आप लोग का ब्राज़ील, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, ब्राज़ील की सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसमें से भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान चौथे चरण में ब्राज़ील गए थे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देखिए 2026 का। तो याद रखिए, 2026 का ब्रिक्स
ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा उसका जो आयोजन होगा अपना प्यारा देश भारत में होगा, ये इंपॉर्टेंस है। तो 2026 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए, और अभी देखिए 2024 में ब्रिक्स में कुल 4 देश शामिल हुए थे, इस चीज़ को भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए 2024 में ब्रिक्स में कुल 4 देश शामिल हुए थे, चारों का नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद कर लिए मिस्र को, मिस्र शामिल हुए थे, देन मिस्र शामिल हुए थे, देन आप लोग को मैं बताया था ईरान शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? ईरान शामिल हुआ था। देन आप लोग को इसके बाद इथोपिया पढ़े होंगे तो इथोपिया शामिल हुआ था। और लास्ट जो चौथा शामिल हुए थे उनका नाम था यूएई शामिल हुए थे। ये 2024 में शामिल हुए थे। कैसे आप लोग को याद करना है? देखिए 2024 अगर लिखते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 4, तो इस टाइप से 4 याद कर सकते हैं। मिस्र हो गया, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया और यूएई हो गया। देन 2025 में एक देश शामिल हुआ था। कैसे? 2025 में ना तो इंडोनेशिया याद रखें, इंडोनेशिया। क्लियर है? तो टोटल कितना कंट्री हो गया? तो 10 हो गया। और 10वां कंट्री कौन है? इंडोनेशिया, जो कि जनवरी 2025 में शामिल हुए थे। क्लियर है? चलिए मैं सारी चीज़ को मैं बता दिया उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी का एक राजनीतिक पार्टी बनाया। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बता दिया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो एलन मस्क ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम अमेरिकी पार्टी रखने की घोषणा की है। और वर्तमान समय में अमेरिका में 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। पहला आप लोग जानते हो डेमोक्रेटिक पार्टी है और देखें आप लोग का रिपब्लिकन पार्टी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था? मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, 1828 में हुआ था। और इसका प्रतीक चिन्ह अगर आता है क्या, तो डी से डेमोक्रेटिक और डी से डंकी, यानी कि गधा छाप है इसका। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स आप लोग एक होता है रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना हुआ था 1854 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है देखिए याद रखें, हाथी है। क्या ये? हाथी छाप है। इस चीज़ को भी आप लोग को मैं बताया था। क्लियर है? चलिए, और वर्तमान समय जो डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए अभी देखिए अभी आप लोग को पता होगा अभी अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति हैं। तो सॉरी 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और आप लोग को जानकर हैरानी होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है वह रिपब्लिकन पार्टी है। और वहाँ का उपराष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज डब्ल्यू है। दोनों का पार्टी क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए आप लोग को मैं पूरा एज वाला बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले 18 वर्ष में आप लोग को पता होगा वोट देने का अधिकार है। क्लियर है? 21 वर्ष में आप लोग का नगर पालिका या फिर पंचायत चुनाव में लड़ने का अधिकार है। देन आप लोग को याद करना पड़ेगा 25, तो 25 में आप लोग देखिए लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं। वही बात करना चाहते 30 में, तो 30 में आप लोग का राज्यसभा का, देन आप लोग का विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। वही 35 की बात करना चाहते हैं, 35 में आप लोग का राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का अधिकार होता है 35 में। तो इस टाइप से आप लोग को मैं सारे कंडीशन को बता दिया हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा किसी राज्य का मुख्यमंत्री, तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग को पता मुख्यमंत्री जो बनते हैं विधानसभा के चुनाव से बनते हैं। क्लियर है? तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है उसके न्यूनतम उम्र कितना होता है? 25 उम्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। आप लोग को पता होगा विधान परिषद से भी विधान परिषद से भी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन विधान परिषद का जो उम्र होता है 30 होता है, लेकिन आप लोग का न्यूनतम हो रहा तो 25 हम लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? ये आप लोग को पता होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और इसके साथ साथ याद रखिए आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंस देखिए प्रत्येक राज्य में एक आर्टिकल नंबर 165 के तहत एक महाधिवक्ता होते हैं। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस स्टेप से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, हेलू धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स याद रखें हेलू धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कितना वर्षों में? 76। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड इससे पहले आप लोगों को बता, अब जो भारत में जो दिखाई देगा वह 2062 में दिखाई देगा, 2062 में। क्लियर है? चलिए और क्या देखिए क्षुद्र ग्रह किसके पे देखिए सबसे पहले आप लोग ग्रह पढ़े होंगे एम्बेम जेसन, याद कर लिए। देखिए एम्बेम जेसन आप लोग को आई थिंक मैं बताया था एम्बेम जेसन। तो देखिए ये देखिए आप लोग ये मार्स होता है, ये जुपिटर होता है, ये दोनों के बीच में जो होता है वह क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्लियर है?
चलिए, और धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। कौन सा जल डमरूबंध भारत और पाकिस्तान को अलग करता है? सबसे इजी क्वेश्चन, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। पाक जल डमरूबंध क्या होता है? ये पाक जल डमरूबंध होता है, तो भारत और पाक श्रीलंका को अलग करता है। चलिए, अब देखते हैं कुछ ऑप्शन के रिगार्डिंग आप लोग को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है बास जल डमरूबंध। तो फ्रेंड्स याद होगा, बास जल डमरूबंध जो था ना वो तस्मान सागर और दक्षिण सागर, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो था तस्मान सागर, मैं लिख देता हूँ, ये तस्मान सागर और आप लोग का दक्षिण सागर को जोड़ता है। तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कौन जोड़ता है? बास जल डमरूबंध जोड़ता है। क्लियर है? वही नेमरो जल डमरूबंध, तो नेमरो जल डमरूबंध जो था कुरिल द्वीप को कुसानीर द्वीप से करता है, जो कि जापान में पाया था। ये डंकन जल संधि, तो डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस चीज को भी आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप है, द्वीप जिला बन गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है माजुली, तो माजुली कहाँ पे होता है? तो भारत के असम में होता है। कहाँ पे? असम में। और असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन इसका एक नया राजधानी बना है जो कि डिब्रूगढ़ है। कहाँ पे? ये डिब्रूगढ़ है। क्लियर है? इस चीज को भी आप लोग को पता होगा। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग को पता चलता है माजुली जो था वो ब्रह्मपुत्र नदी पे अवस्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस चीज को भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? ये देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, आरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या? ये गुरु शिखर। और इसकी जो लंबाई है कुछ आता है, तो याद रखिए 1722 मीटर इसकी कुल लंबाई होती है। और आरावली भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। क्लियर है? और वही नवीनतम की बात करना चाहते हैं तो शिवालिक पर्वत भारत का सबसे नवीनतम होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में देखिए आप लोगों को कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा है। MS वर्ड में एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को अलग अलग जानकारी जैसे नाम पता के साथ भेजने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया था? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज। इस चीज़ को पता हो गया आप लोगों को, तो मेल मर्ज कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लिख रहा है MS एक्सेल में पिवट टेबल, यानी देखिए पिवट टेबल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स मैं आप लोग बताता है MS एक्सेल में पिवट टेबल का प्राथमिक कार्य होता है बड़े डाटा सेट का सांसरिक करना एवं पुनः व्यवस्थित और विश्लेषण करना होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रबलन शिक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड्स आप देखे होंगे आज का जमाना क्या AI हो गया। क्लियर है? तो याद रखें इसमें रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होता है ना वह किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो याद रखें पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि के द्वारा सीखना, यानी ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों के बाद आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक माहौल का अनिश्चितता के कारण किस देश में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान होगा। याद रखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों के बाद आर्थिक स्थिरता और व्यापक माहौल का अनिश्चितता के कारण पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था माइक्रोसॉफ्ट का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। और इस कंपनी के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन थे। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ है। और फ्रेंड इसका CEO कौन है? तो देखिए पहले क्वेश्चन पूछता था, इसका CEO है अभी सत्य नडेला। ये मैं आप लोग को बताना चाहता, मैं 2018 से याद किया हूँ। सत्य नडेला है। ये क्वेश्चन आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, सत्य नडेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर का प्रतीकात्मक चाबी प्रदान किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ब्यूनस आयर होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। क्लियर है? चलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर की प्रतीकात्मक चाबी दी गई। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। इससे पहले फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1968 में इंदिरा गांधी अर्जेंटीना गई थी। चलिए, और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। इसकी मुद्रा क्या है? तो पेसो होती है। सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
सार्वजनिक या देखिए यहाँ पे दोनों में ब्यूनस आयर्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ये जो होता है स्वामित्व के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? ये स्वामित्व के आधार पर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य होती है। फ्रेंड्स आप लोगों को जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेशन होता है। क्लियर है? तो इसके बारे में आप लोग प्रोडक्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो याद रखिए इसका जो था एक देश के भीतर एक साल में एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ क्या लिखा? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति एमपीसी किससे संबंधित होती है? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये जो संबंधित आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन में की दर से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक औद्योगिक नीति का संकल्प किस घोषणा वर्ष में की गई है? तो आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत के सर्वाधिक औद्योगिक नीति का संकल्प जो किया था वह 1948 क्या था? ये 1948 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें। 1948 में किया गया था। क्लियर है? ये पहला था। देन नेक्स्ट की बात करना चाहते थे ये 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। ये सब सारी चीज़ों को बात याद रखिएगा। और 24 जुलाई 1951 को उदारीकरण की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी फेमस है। तो सबसे पहले याद रखें कांचीपुरम जो था ना वो पल्लव वंश की राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। तो कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके दौरान किया था? तो पल्लव वंश के दौरान किया गया था। क्लियर है? चलिए इसके बारे में कुछ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखें नरसिंह वर्मन ने किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, में भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, देखिए मैं लिख देता हूँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर है? और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं पल्लव वंश का। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांचीपुरम है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं चोल वंश का। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए चोल वंश की राजधानी कहाँ है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या था? मान्यखेत थी। वही बात करना चाहते चेर वंश का। चेर वंश की राजधानी वांजीपुरम थी। अब पांड्य वंश की राजधानी क्या था? मदुरई थे। आप लोग केवल लिखेगा चोल वंश की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लेडी विथ अ लैंप के नाम से किससे जानते हैं? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए लेडी विथ द लैंप्स के नाम से हम लोग जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा फ्रेंड्स। एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट को आप लोग क्या बोलते हैं? माता दी बोलते हैं। मैडम बहका जी कामा के बारे में जानते हैं जो पहली बार 1907 में स्टुअर्टगढ़ में यानी विदेशी जमीन पर झंडा फहराए थे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इस टाइप से आप लोग पढ़े भी होंगे। और एनी बेसेंट 1917 में पूरे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एज कंप्यूटिंग की अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है? फ्रेंड्स याद रखें एज कंप्यूटिंग की अवधारणा का जो मुख्य लाभ होता है प्रोसेसिंग को डाटा स्रोत के करीब ले जाकर विलंबता के कम करना। तो ऑप्शन नंबर अगर जाइए तो ऑप्शन नंबर है आप लोग का बी को क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना की आवश्यक शर्तें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड आप लोग जब पढ़े होंगे TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होता है इसके लिए पहला जो माध्यम होता है, देखिए प्रकाश का जो माध्यम होना चाहिए वह सघन से हमेशा विरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि डेंसर से रेयर होना चाहिए, यानी सघन से विरल होना चाहिए। सघन से पहला विरल होना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए? सघन से विरल होना चाहिए। देन आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी कि फ्रेंड इसमें आपतन कोण का जो मान होता है ना वह क्रांतिक कोण के तुलना में अधिक होना चाहिए, यानी कि इसमें 90 डिग्री से इसका वैल्यू अधिक होना चाहिए। इसमें ये दो कंडीशन होता है। क्लियर है? तो देखिए प्रकाश की किरण को एक सघन माध्यम, तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जैसे पानी या कांच में। और विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है, ये होता है। ठीक है? चलिए और क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए ही को क्लिक कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किससे संबंधित है। सबसे पहले ऊष्मागतिकी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ऊर्जा संरचना ना तो उत्पन्न कर सकता ना ही नष्ट, ये आप लोग का प्रथम ऊष्मागति का नियम होता है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। देन एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी, किसी भी विलगित निकाय की कुल एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें ऊष्मागति का जो सेकंड रूल होता है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एंट्रोपी के रिगार्डिंग होता है। यह बताता है कि किसी भी विलगित निकाय की कुल एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं इसका तीसरा नियम। तो तीसरा नियम को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। ये होता है आप लोग का तापीय संतुलन के सिद्धांत होता है, जिसे जीरोथ लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जीरोथ लॉ भी बोलते हैं। ये आप लोगों को मैं बताया था आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद की किस कंपनी को देश की पहली निजी सैटेलाइट ब्रांड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताइए करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा अनंत टेक होगा। क्या होगा, अनंत टेक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में हैदराबाद की अनंत टेक कंपनी को देश की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी को क्लिक करेंगे। और याद रखिएगा ये जो सेवा जो शुरू किया जाएगा 2028 से इस ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा दूसरा ऑस्ट्रेलिया फ्रिगेट सौंपा गया। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा देखिए INS उदयगिरी होगा। क्या होगा, INS उदयगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, INS उदयगिरी होगा। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 के बीच में हुआ था। 1951 से 52 के बीच में हुआ था। और अभी वर्तमान समय में 18वां लोकसभा चल रहा है, जिसका टेन्यूर क्या 2024 से लेके 2029 तक है। 2024 से लेके 2029 तक है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है, और लोकसभा का जो गठन हुआ था वो आर्टिकल नंबर 81 के तहत होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। याद रखिए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे ये, तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। और तो वैसे नहीं है। और याद है चोल वंश का राज बनने के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर क्वेश्चन आता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए मैं लिख देता हूँ राज प्रथम। देखिए राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर है, चलिए। और चोल वंश की राजधानी क्या है, तंजौर होती है। क्या होती है, तंजौर, जो मैं आप लोगों को पहले ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को 3 कंडीशन याद करना पड़े। देखिए अल्फाबेटिकल के अनुसार ई आता है। देखिए अर्थ सन और मून में, तो अल्फाबेटिकल में आगे अर्थ आएगा, देन आप लोग का मून आएगा, फिर आप लोग का क्या आएगा, सन आएगा। फिर देखिए इसके बाद फिर ले देंगे अर्थ, ले देंगे मून। ये आप लोग को कंडीशन याद कर लीजिए। क्लियर है, अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है, जब अर्थ और सन के बीच में जब मून आता है ना, तो इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। और वही फ्रेंड्स याद रखिए एक और कंडीशन में बता देना चाहता हूँ। देखिएगा जब सन और मून के बीच में अगर अर्थ आता है, सन और मून के बीच अर्थ आता ना, तो इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। अब लिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिए जब अर्थ यानी कि जो मून जो है ना वो अर्थ और सन के बीच में आता है, या फिर तीनों का एक सीधे रेखे में होती है, यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो एक सीधी रेखा में होंगे तभी लगी है। तो ऑप्शन अगर देखने होंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को पढ़े भी होंगे, अच्छे से पता होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सी है। तो याद रखिए भारत में शेयर बाजारों के लिए ये जो होता है आप लोग इसको बोलते हैं सेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेबी, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। फुल फॉर्म भी याद रखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं सेबी के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए सेबी का जो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल को हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ 12 अप्रैल 1888 को हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। सॉरी 1988 को हुआ था। क्लियर है, और सेबी को 1992 में अध्यादेश द्वारा एक वैधानिक मान्यता मिला था। तो याद रखिए इसको वैधानिक मान्यता कब मिला था, डेट था शायद 30 जनवरी था। देखिए 30 जनवरी 1992 को एक वैधानिक मान्यता मिला था। क्लियर है, साथ साथ याद रखिएगा सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्थान होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में है। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, अभी देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, सेबी का वर्तमान समय में सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिए अगस्त 2025 में जो बने उनका नाम है तुहिन कांता। देखिए मैं लिख देता हूँ तुहिन कांता पांडे। ये भी आप लोग को याद रखना, तुहिन कांता पांडे होंगे। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा।
अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अमेजन वर्षावन जो होता है वह दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पे? ये दक्षिण अमेरिका में। क्लियर है? और इससे हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? सबसे पहले याद रखना है मानव विकास सूचकांक, जिससे हम लोग बोलते हैं मानव, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI बोलते हैं, HDI। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा, इसको जो जारी किया था वह UNDP के द्वारा जारी किया था। किसके द्वारा? UNDP। क्लियर है? और ये जो जारी किया गया था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मानव विकास की अवधारणा पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूदुल हक ने कहा था। महमूदुल हक ने। अब देखिए HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंस होता है। पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, देन ये शिक्षा पे करता है, और चौथा होता है, तीसरा होता है स्वास्थ्य। ये तीनों पर ध्यान के एक और देते हैं। क्लियर है? और आप लोग को बताना चाहता हूँ, HDI इंडेक्स में जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्लियर है? और HDI इंडेक्स में भारत का जो अभी वर्तमान रैंक है वह 130वां है। 2025 में भारत का जो रैंक है वह 130वां है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? ये फ्रेंड्स मैं क्लास 12th में पढ़ा था, साल्ट ब्रिज। सबसे पहले याद रखें साल्ट ब्रिज का क्या होता है? दोनों अर्धसेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। ये हाफ सेल बनाए रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ याद रखें साल्ट ब्रिज का जो शेप होता है वह यू आकार का होता है। क्वेश्चन आ सकता है साल्ट ब्रिज का शेप कैसा था? यू आकार की होती है। क्लियर है? जिसमें एक अक्रिय विद्युत अपघटन जैसे KCl होती है। इसमें क्या होता है? KCl होती है। देन आप लोग का KNO3 का घोल होते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट्स को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से याद कर लीजिए। क्लियर है? याद नहीं करना, केवल रिवीजन करना, इसलिए तो मैं लेके आऊँ। ब्यूटेन के 2 समावेती कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोग देखिए, ब्यूटेन जो होता है अल्केन का चौथे पार्ट्स होते हैं। इसके 2 समावेती होते हैं, जिससे बोलते हैं एक एन ब्यूटेन बोलते हैं, एक आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। एक बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन होता है। क्लियर है? बात करना चाहते हैं समावेता, जिसका अनुसूत्र सेम और लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समावेता। और फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रोपेन के 3 होते हैं, सॉरी पेंटेन के 3 होते हैं। एक होता है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा भू स्थैतिक उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह के बीच मुख्य अंतर क्या है? यानी कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट और पोलर सेटेलाइट के बीच में अंतर क्या है? सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, जियो स्टेशनरी लाइट और पोलर सेटेलाइट के बीच मुख्य अंतर यह है, भू स्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, जबकि पोलर सेटेलाइट ध्रुवों के ऊपर गुजरते हैं। ध्रुवों के ऊपर गुजरते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है ना, ये उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इसका क्वेश्चन आता है कितना लंबाई होती है? तो याद रखिए 35,786, यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। और इसका जो आवर्तकाल होता है यानी टाइम पीरियड जो होता है ना वो 24 आवर होता है। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मुख्य उपयोग करते हैं DTH टीवी में होता है, DTH ताज के लिए होता है, मौसम की निगरानी के लिए करते हैं। वही बात करना चाहते हैं पोलर सेटेलाइट का। तो फ्रेंड्स याद रखिए पोलर सेटेलाइट का जो ना आमतौर पर बहुत ही कम ऊंचाई होता है। पोलर सेटेलाइट देखिए मैं लेता हूँ, पोलर सेटेलाइट का जो लंबाई जो होता है, ऊंचाई जो होता है, वह 500 से 800 किलोमीटर तक होता है। ठीक है? चलिए आइए इसमें इसका आवर्तकाल होता है 90 से 100 मिनट तक होता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना। इसका उपयोग करते हैं सुदूर संवेदन जैसे पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये करंट अफेयर आप लोग को देखना पड़ेगा। तो याद रखिए भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट जो बनी है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। क्या? लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें, लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया कहाँ की रहने वाली है? तो ये मेरठ की रहने वाली है। मेरठ कहाँ पे? तो यूपी के है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और वैसे तो इसके रिगार्डिंग कोई वैसा कुछ है नहीं तो मैं बता देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? फ्रेंड्स अगर आप लोग CBT 2 का पेपर देना है तो सारे देख लीजिएगा पुरुष एकल खिताब। तो याद रखें US ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जो जीता था वह कार्लोस अल्कराज ने। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और याद रखें कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर यह 6ठा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था।
चलिए, और यूएस ओपन 2025 का महिला खिताब किसने जीता था? तो महिला के लिए महिला के लिए अगर आता ना तो आप लोगों को मैं बताया था हरियाणा था। क्या था ये? अब तो आवाज हो जाओ भैया। तो महिला के लिए अगर जो खिताब की क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स याद में आप लोग बताया था हरियाणा सवालेंका था। क्या था ये? हरियाणा सवालेंका था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये महिला था, सवालेंका था। और जैविक सिनर ने ही आप लोग को ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो ये तो क्वेश्चन इजी है, तो याद रखें 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान की देखिए, मूल भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कुल कितना 14 भाषा थे। कितना थे? 14। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का जो भाषा अलग हुआ, सबसे पहले 15वां भाषा था सिंधी, देन 16, 17, 18 आप लोग इसी तरफ से याद करें। देखिए 16, 17, 18 के लिए याद करें नमक, ना माँ का, यानी ना से नेपाली हो गया, माँ से हो गया मराठी हो गया, का से कोंकणी हो गया, 16, 17, 18 हो गया। अब 15वां क्या? सिंधी था। अब उसके बाद लिख रहे बोर्ड मास। क्या लिखे? बोर्ड मास, या फिर बोर्ड मास याद करें, बोर्ड मास। यानी देखिए 20 हो गया क्या था? बोडो, डी से हो गया डोगरी, एम से हो गया मैथिली, एस फोर संथाली। इस टाइप से टोटल 22 भाषा हो चुके हैं। क्लियर है? और याद रखें 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। यानी ये जो आप लोग को जोड़ा गया ना, ये आप लोग को 1900 देखिए आप लोग को मैं वैसे तो याद हो, सबसे पहले देखिए 71वां संविधान संशोधन, यानी कि 71वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था ये 1992 में हुआ था। 1992 में इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। याद करें नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी को जोड़ा गया। देन आप लोग को बताना चाहते हैं 92वां, देखिए 92वां, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया, जो कि ये आप लोग को जोड़ा गया था 2003 में। इसको भी याद कर लिए 2003 में। इसके लिए आप लोग याद कर लिए बोर्ड मास या फिर BDMS, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं। और 21वां संविधान संशोधन, यानी 21वां संविधान संशोधन जो कि आप लोगों का सबसे पहले हुआ था 1967 में, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अल्लाह गायन कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों का एक प्रमुख शैली है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश का होता है ये। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सबसे पहले याद रखें गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हुआ उत्तराखंड है। कहाँ से? उत्तराखंड है। पहला तो उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड से वह पार करते हुए यूपी पास करते हैं। कहाँ पे आते हैं? यूपी। वह यूपी से टच करते हुए बिहार जाते हैं, BHR जाती है। बिहार से वह टच करते झारखंड के साहिबगंज जाती है, और झारखंड के साहिबगंज से वह चल जाती है बंगाल, और बंगाल से वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये 5 स्टेट से ये फॉलो करती है। तो देखो उत्तर प्रदेश टच करती है, उत्तराखंड भी, बिहार भी, लेकिन आप लोग को जानकारी होगा मध्य प्रदेश से ये पार नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? याद रखिएगा। और गंगा नदी के कुल लंबाई कितना? तो ये भी आप लोगों को मैं बताया था 2525 किलोमीटर होता है, 2525 किलोमीटर होता है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करना चाहते हैं तो यमुना नदी होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली का प्रचलन किया गया था? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, तो याद रखिएगा महापुरुष शंकर, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा, मैं लिख देता, देखिए श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सत्रिय नृत्य जो कि असम का फेमस है वह स्टार्टन किया गया था। तो राइट आंसर लिखेंगे शंकर देव, शायद ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या लिख रहा, देन और भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं ऑप्शन तो वैसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में सत्रिय नृत्य शैली का प्रचलन किया गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी मिला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। किस वर्ष, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा, किस वर्ष गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? देखिए यहाँ लिख रहा है गोवा के चर्चों, और आप लोग को यहाँ पे लिख रहा है मठों, यानी कि चर्चों और मठों की यूनेस्को को। तो फ्रेंड इससे शामिल जो किया था 1986 में। कब किया था? 1986 में, याद रखिएगा। और यूनेस्को लिस्ट में पहला विश्व धरोहर स्थल को जो शामिल किया था वह 1983 में अजंता की गुफाएं, देन एलोरा की गुफाएं, देन आगरा का किला, देन ताजमहल, ये सब सारे 1983 में जारी किया गया था। ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अभी तक भारत में कुल कितने शहर को या यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया धरोहर स्थल को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो लिख रहा भारतीय शास्त्रीय गायक पंडिता जसराज का संबंध किससे है? याद है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडिता जसराज मेवाती घराने से संबंधित है, मेवाती। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। ये आप लोग को दिखने इसलिए स्किप कर दिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए क्या लिख रहा है, डीएनए के किस हिस्से से विकसित होती है? तो याद रखिए डीएनए तकनीक मुख्य रूप से नॉन कोडिंग से होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आप लोगों को नहीं दिख रहा था, नॉन कोडिंग डीएनए की पुनरावृत्ति से होती है। इसके बारे में छोड़ देता हूँ मैं अभी आप लोगों को।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, दलहनी फसल की जड़, ये भी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखिए इसको स्किप मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का था जीके जीएस, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सॉरी इसमें आप लोग को पूरा नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए इसी में फ्रेंड्स आप लोग का देखिए ये पूरा के पूरे में आप लोग करंट अफेयर साथ साथ जो भी जीके जीएस था सारे क्वेश्चन को दिखा दिया हूँ। और आते हैं हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन में। तो इसमें मैथ्स का भी क्वेश्चन देखे होंगे, टोटल 35 दिए होंगे, 35 नहीं इसमें 40 मैथ्स कर दिया। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो खैर नहीं किया, गलत किया ये, लेकिन जो भी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो मैथ्स का जो क्वेश्चन सेट किया आप लोग का, देखते हैं कहाँ से कर रही है। तो देखिए 30 30 31 से कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या जो आप लोगों के सामने हो गया, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दें। 51 और 58 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक का गुणनफल क्या होगा। देखिए 51 से लेकर 78 के बीच अभाज्य संख्या, सबसे पहले आप लोग का 53 होगा, देन आप लोग का 59 होगा, देन आप लोग का 61 67 71 और लास्टली क्या होगा 73। अब इसकी इकाई है तो पहला का 3 है, देन 9 है, फिर लिखेंगे 1 करेंगे, देन आप लोग का 7 करेंगे, देन 1, लास्टली 3। सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 9 3 जा 27, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 9 9 1 जा 9, 9 को 7 से 3 से गुणा होती है 27, 27 को लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 7। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7। तो आप लोग इस टाइप से बनाए होंगे अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं के अंदर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ऑप्शन से बना लीजिए ना। सबसे पहले देखिए कौन सा ऐसा संख्या इसको गुना करने पर 48 रहा। पहला ऑप्शन देखिए 10 को 23 से गुना करें कैंसिल हो गया, 9 को 22 से गुना करें कैंसिल हो गया, 6 को 19 से गुना करें कैंसिल हो गया, लेकिन 16 को 3 से गुना करें 48 आ रहा, सही हो सकता है। और दोनों का अंतर यानी 16 में 3 को माइनस करें ये भी 13 आ रहा और ये भी 48 आ रहा, तो दोनों सही है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसे चुकाने का सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% थी तो उधार ली गई राशि क्या होगी। कुछ नहीं करना, काफ़ी इजी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें कि राशि एक्स थी, तो एक्स में आप लोगों को 5% की दर से बोला था, तो 105 कर देंगे, देन आप लोग को क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे टोटल कितना था ये, तो 42 होता, तो हम लोग माइनस 4200 कर देंगे। अब इसी का हम लोग क्या करें फिर 105 करेंगे, यानी कि 105 यानी कि 5% कर देंगे बाय 100। टोटल कितना लिखा था 44 110। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं एक्स को तो एक्स का जो टोटल वैल्यू आ जाएगा 8000, क्या आ जाएगा 8000। तो यही आप लोग का आंसर होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देगा। सेम प्रोसेस से कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन ईजी है। क्या लिख रहा है, y x + 3 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि देखिए y इज प्रोपोर्शनल टू x + 3। ठीक है, यदि x बराबर 1 और y बराबर 8 है तो x 2 है पर y का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें जब भी इसका प्रोपोर्शनल होता है हम लोग एक कांस्टेंट में k लेते हैं, तो कांस्टेंट में k मान ली, यहाँ पे क्या लिखें x + 3 लिखेंगे। अब शुरू में लिखा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 पढ़ने पे, तो देखिए y के वैल्यू 8 कर दें तो y का वैल्यू 8 कर दें, k है k रहने दिए, x का फिर 1 बोल रहा है तो 1 और 3 क्या हो गया 4। देन फ्रेंड्स अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों के सामने 2 आ गया। क्या आ गया, ये 2 आ गया। अब इसी 2 को हम लोग पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रही है। तो 2 को पुट करेंगे तो y का वैल्यू के कोऑर्डिनेट, ये इसमें इक्वेशन नहीं लिख रहा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो y लिख रहा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ y का जो वैल्यू लिख रहा 2 लिख रहा था इंटू x + 3 लिख रहा था। क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए ना, देखिए 2 है 2। अभी मैं आप लोगों के सामने x का वैल्यू कितना लाया था 2, 2 प्लस यहाँ पे 3 दिया था, 2 3 5, 5 को 2 से गुना करेंगे क्या 10। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। क्लियर, ठीक, फिर मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में और दूसरा पेन 160 रुपये में खरीदी। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के मोल भाव करता है उसे 29% छूट और दूसरा पेन 58% के लाभ पर पड़ता है। इस लेन देन से कुल कितना लाभ हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है कुल लागत देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए 100 रुपये था और यहाँ पे 160 था, तो टोटल लागत देखेंगे तो कितना आ रहा है 260 रुपये आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना आ गया, टोटल आ गया 260 रुपये आ गया। क्लियर है। अब देखेंगे टोटल कुल हम लोग एसपी देखें, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना है। तो पहला देखें हम लोग मान लेते हैं 100 था। क्लियर है। अब इसमें हम लोग 15% लाभ पे बेच रहे हैं, 115/100 लिखेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे,
इसी में क्या लिख रहा है 29% छूट भी देता ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग 71% कर देंगे, यानी कि 29% जब छूट दे रहा है तो हम लोग 71/100 कर देंगे। देन नेक्स्ट का तो सेकंड के लिए लिख रहा है 160 कर देंगे। अब इसमें 58% लाभ कर रहा है तो 158/100 कर देंगे। बस इस प्रोसेस को सॉल्व कर दीजिए तो आप लोग के बीच में जो टोटल आंसर आया देखिए टोटल आएगा 334.45 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीपी कितना लिए थे 260 में, तो 334 में से 260 को माइनस करेंगे तो आप लोग के सामने 74.45 आएगा, 74.45, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। प्रोसेस को आप लोग केवल देखिए, बाकी खुद बना लीजिएगा। एक शंकु के त्रिज्या को चाहिए, यानी द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर। यदि शंकु का आधार क्या लिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में दिखा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को लिखा शंकु का आयतन ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले स्लैंट हाइट लिख रहा 5 और डायमीटर लिख रहा 8, तो यहाँ पे रेडियस निकालिए तो 4 आ गया ना। हम लोग को निकालना था इसका आयतन। सबसे पहले अगर आप लोग को देखें यहाँ पे हाइट निकालेंगे तो हाइट का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, स्लैंट देखिए एल का स्क्वायर करेंगे माइनस क्या करें आर का स्क्वायर। तो देखिए एल का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, माइनस आर का वैल्यू 4 था तो 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। अब यहाँ पे इसका अंडर रूट में करेंगे तो आप लोग का अंडर रूट 9 आएगा, तो 9 का वैल्यू किसका है 3, तो हाइट का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है। अब क्या करें इसमें आप लोग को वॉल्यूम निकालना, क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 कर देंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 कर देंगे आर स्क्वायर। तो आर का अगर वैल्यू देखे होंगे तो आप लोग का 4 × 4 कर देंगे। क्लियर है। एच का वैल्यू देखेंगे तो 3 आया, ये 3 कैंसिल हो गया। अगर आप लोग गुना कीजिए तो 22 चौक कितना 88, 88 को 4 से गुना कीजिए बटा 7 कीजिएगा तो पूरा सॉल्व किया तो 50.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। तो 50.28 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देते हैं। काफ़ी अच्छा है, बना लीजिए तो बन जाएगा ये। चलिए कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले सहअभाज्य युग्म उसे कहते हैं दो प्राकृतिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक होता तो उससे बोलेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, देखिए 7 और 35 का, तो 7 और 35 का HCF निकालेंगे तो आप लोगों के सामने 7 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। देन 32 और 62 का अगर निकालेंगे तो इसका HCF आप लोग को 2 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। बात करना चाहते हैं 198 175 का, तो इसका HCF 1 आएगा, पॉसिबल है कि हो जाएगा। और 217 651 का अगर निकालिएगा ना तो इसका आप लोग का 217 ही आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अभाज्य सहअभाज्य कौन होगा जिसका HCF 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी सी एक के बाद एक कार्यक्रम में कार्य करते हैं, उनमें से सारे लोग अलग अलग कार्य करते हैं। किसी कार्य को क्रमशः 10, 16, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC ऐसे चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी छोड़ देते हैं, ए और सी कार्य करना छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एक प्रोसेस को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए का समझा, तो ए का आप लोग का लिख रहा देन 10 लिख रहा, बी का वैल्यू का देखिए तो 16 लिख रहा, लास्टली सी का वैल्यू लिख रहा आप लोग का 12। तो टोटल एफिशिएंसी देखें, टोटल कार्य कितना 240 है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग ए का क्षमता कितना, तो ए का पावर देखिए तो 24 आ रहा, देन बी का देखेंगे तो 15 आ रहा, लास्टली सी का अगर आप लोग देखें तो 20 आया होगा। क्लियर है। ये आप लोग को तो मैं बता दिया। सबसे पहले देखिए ABC यानी ABC का अगर एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 24 + 15 + 20 कर देंगे। तो टोटल अगर एक दिन का कार्य देखेंगे ना तो एक दिन का कार्य देखेंगे तो तीनों का कार्य मिला के आता है यूनिट, यानी 59 यूनिट आता है। क्लियर है। अब आप लोग को यहाँ पे टोटल जो वर्क लाना है, देखिए ये एक से एक दिन कार्य करते हैं। ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 3 दिन कार्य करें, कितना यानी अल्टरनेट में कार्य तो 3 दिन कर दिए, तो 59 में से हम लोग 3 से गुना करेंगे, कितना है 177 आ गया। क्या है 177, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को ABC का 3 दिन का कार्य हम लोग निकाल दिए, क्योंकि अलग अलग कर रहे थे ना। तो 3 देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऐसे चक्रों में कार्य ए और सी छोड़ देते हैं। तो 3 दिन का कार्य कितना हो गया 177 हो गया। तो देखिए 140 टोटल कार्य था, इसमें से हम लोग 177 को माइनस कर दिए, तो ऑलरेडी अगर देखिए तो 63 बचा। क्या बचा 63 बच गया। तो वो ए और सी छोड़ देते तो बी अकेले कितने दिन में करा, बी का एफिशिएंसी कितना था 15। तो 63 कार्य को बी अपना 15 कार्य के अनुसार करेंगे, यानी 63/15 करेंगे। तो इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आप लोग के सामने आ जाएगा 21/5, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4.1/5 आ गया। तो 4.1/5 होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अच्छे है, काफ़ी बना के रख सकते हैं आप लोग ये। चेतन को पहले वर्ष में अपनी वेतन राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। तो इसके साथ उसकी वर्तमान वेतन में क्या लिख रहा है, थोड़ा सा 176800 है। तो 2 वर्षों में उसकी वेतन क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को 2% दिखना है। तो अगर 2% को अगर आप लोग तोड़े होंगे तो देखिए 1 और 50 के होंगे, तो यानी 50 से लेके 51 गए होंगे, 50 से 51 गए होंगे। देन
20% वृद्धि, यानी कि यहाँ पे 20% को भी तोड़िएगा तो यानी कि 1/5 यानी 5 से 6 के होंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग किए 5 या 5×5 = 25 हो गया। यहाँ भी सॉल्व किए तो 6 × 6 या 6×5 = 30 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है उसका वर्तमान राशि, तो यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है 17, क्या लिखा था 1768000। तो ये कर दे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो इसको वैल्यू अगर निकालिएगा सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए तीनों अगर आप लोगों का साइड अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। तो 24 + 17 + 9 कीजिए तो 50 आएगा। 50 का 2 से भागा के कितना आएगा, 25 आएगा। तो एस का वैल्यू 25 आ गया। देन आप लोग को एरिया निकालना है, तो हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना √S S - A S - B S - A। तो देखिए एस का वैल्यू 25 था, फिर देखिए S - A तो 25 में से 24 गया, 1 बचा, 25 में से 17 गया तो 8 बचेगा, फिर 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने आएगा 40√2 आंसर आएगा। 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले याद करें यहाँ पे आप लोग को ये आप लोग को डायमीटर दिया, तो डायमीटर जब भी दिया तो रेडियस निकालेंगे तो 30 का हाफ क्या होता है, 15 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आ गया। देन आप लोग को निकालना है तार, तो तार का जो शेप होता है सिलेंडर के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग R1 निकालते हैं मान लेते, ठीक है। तो इसमें व्यास लिखा 10, तो 10 का हाफ क्या हो गया, 5। तो यहाँ पे R1 निकल गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे ना, दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो गोले का आयतन ना तार के आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr²। तो 4/3 कर देंगे। देन पाई है, पाई रहने दें आर, तो आर का वैल्यू इसमें देख रहे हैं 15 है, तो 15 का क्यूब कर देंगे यानी 15 पर पावर 3 करेंगे। देन इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तार का आयतन, तार का शेप कैसा बेलन था तो इसका फॉर्मूला था πr²। तो पाई कर दें, आर का वैल्यू 5 था तो r² कर दें, और एच है तो हम लोग यहाँ पे एच पुट कर देंगे। सॉल्व कीजिए ना ये, तो देखिए पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए पूरा, तो 5² फ्रेंड्स अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व कीजिएगा ना तो एच का वैल्यू देखिएगा तो 180 मीटर आएगा। क्या आ जाएगा, 180 मीटर आएगा। मैं केवल प्रोसेस बता देता हूँ, बाकी खुद से कीजिएगा तो 180 मीटर आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करें। कुछ नहीं करना, देखिए आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है 5,000। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले 5,000 कर देंगे। देन पहला में क्या लिख रहा है 25/4, तो 25/4 का कर रहे हैं गुना कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, माइनस क्या करें 4 का अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर इसको आप लोग सॉल्यूशन करते हैं टोटल तो 925 रुपये आएगा। क्या आएगा, सॉरी 225 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया है। कुछ भी नहीं करना, देखिए इसमें जब भी आता ना तो आप लोग प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 8.3 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे 4.15 है। क्लियर है। ये आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल ले लीजिए। तो इसमें क्या करें, आप लोग का 40 मीटर लिख रहा, देन आप लोग का नेक्स्ट का निकालना एक्स मान लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉरी यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना, छाया निकालना था ना, तो छाया देखिए यहाँ लंबाई दिया था क्या, हाँ तो लंबाई यहाँ पे आप लोगों को छाया निकालना, एक्स निकालना। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग सॉल्व किया तो 8.3 हो गया बाय क्या लिखेंगे 4.15 इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू हम लोग करेंगे सबसे पहले 40 बाय क्या कर देंगे एक्स कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए तो एच का यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, सॉरी देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए 8.3 हो गया। क्लियर है। 8.3 को डिवाइड किससे कीजिएगा 4.15 से करिएगा। देन आप लोग को एक और वैल्यू क्या दे रहा, ऊंचाई निकालना था ना, तो ऊंचाई को h मान लेंगे। अब इसकी लंबाई कितना दिया था 40। अब आप लोग h का अगर वैल्यू निकालते हैं ना तो आप लोग के सामने 80 मीटर आया। क्या है 80 मीटर, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, खुद से देख लीजिएगा। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% का छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 40% अधिक अंकित करता है। सबसे पहले 40% को अगर आप लोग तोड़ी दे 40/100 करेंगे तो इसको अगर आप लोग तोड़िएगा तो 2/5 आएगा। क्या आएगा 2/5 आएगा। देन यानी कि फ्रेंड्स 5 इसका मेन रूम था, 5 था बेसिक प्राइस था। क्लियर है।
5 से 2 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि देखिए ये 5 रुपये था, हम लोग 2 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 7 रुपये हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 5 सीपी था और एमपी कितना हो गया, 7 हो गया। देन आप लोग लिखो और एक खराब तराजू का उपयोग करता 15% कम मापता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 15% कम मापिएगा तो इसको भी तोड़िएगा तो 3/20 आएगा, 3/20 आएगा ना। तो 3/20 को अगर लिखिएगा ना, इसका बेस प्राइस कितना था, 20 था, बेस प्राइस 20 था और 20 से कितना कर दिए, 3 घटा दिए, 17 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग का 20 था और ये क्या हो रहा है, 3 रुपये घटा दिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग को देखना पड़ेगा तो इसके को देखिए हम लोग सबसे पहले इक्वलिटी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखिए 20 ले देंगे और देन यहाँ पे 3 रुपये घटा देंगे, कितना लेंगे, 17 रुपये होगा। दोनों एसपी को एक साथ में कर दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, यदि दुकानदार 32% का लाभ छूट देता है तो 32% का छूट देता है, नहीं 32 बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 4 बटा कितना है, 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 25 आएगा, छूट देता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ भी देखिएगा तो 25 से, यानी कि ये आप लोग का 25 वैल्यू था ना, 25 से कहाँ पे जा रहा, 8, 25 में से 8 घटाए तो कितना है, 17। आप लोग को सॉल्व करना है, यानी 25, देखिए आप लोग को ये दोनों को सॉल्व करना होगा, क्लियर, ये रेशियो में था ये। तो सॉल्व कर लीजिए। ये आप लोग का जो इधर वाला जो वैल्यू है सारे आप लोग का सीपी के रूप में आ रहा है, ये आप लोग का डिस्काउंट या फिर एसपी में आ रहा है, ये एसपी में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कैंसिलेशन भी कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा ना, तो आप लोग को भी जो वैल्यू आएगा 5 गुना, यहाँ पे आएगा 5 गुना 17 गुना 25 आ जाएगा, क्लियर है। देन आप लोग को इसी के रिगार्डिंग और भी सॉल्व करना था। 5 गुना यहाँ पे आएगा 5 था ना, ये 5 था, आप लोग को ये 7 था, सॉरी यहाँ पे 5 गुना 17, वो मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे लिखने मिस्टेक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग किए होंगे, देखिए सीपी के लिए किए होंगे ना, तो 5 था, गुना कितना लिखे थे, 17 लिखे। देन आप लोग यहाँ पे 25 लिखे थे। देन आप लोग एक और क्या था, 7 था, फिर 20 कर देंगे, गुना 17 कर देंगे। आप लोग को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। देखिए 17 से 17 कैंसिल हो गया और कुछ नहीं, 5 का पारा में 20 5 पर में आता है, ये 5 पर में आ गया और मेरा 25 28 हो गया। ये आप लोग का सीपी का वैल्यू कितना है, 25 आ रहा और एसपी का वैल्यू कितना है, 28 आ रहा। अब देखेंगे दोनों में प्रॉफिट कितना हो रहा, 25 रुपये में खरीदे, 28 में बेचे, यानी प्रॉफिट 3 रुपये होगा। किसके रेस्टोरेंट में, 25 के रेस्टोरेंट में, गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 25 चौक 100, 4 3 कितना हो गया, 12। तो राइट आंसर करेंगे 12%। तो ऑप्शन नंबर 12% प्रॉफिट में, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। देखिए ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग खुद से, लेकिन इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ आगे निकालेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका एचसीएफ निकालेगा ना, तो आप लोग के सामने देखिए इसका एचसीएफ निकालिएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एचसीएफ मान लीजिए निकालते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या 2815 में से 1053 घटाते हैं, 1063, तो इसमें आप लोग को बचेगा 1752 बचेगा, क्लियर है। देन 34 से 51 में से हम लोग क्या करते हैं, एक है इतना घटाते हैं, यहाँ पे आप लोग को बचेगा 2388 बचेगा। लास्टली आप लोग को 3451 में से हम लोग 2800 ये घटाते हैं, यहाँ भी आप लोग को बचेगा 636 बचेगा। अब ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आप लोग के सामने बच जाएगा 12, क्या बचेगा, 12। या फिर रुकिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा भाई। ये देखिए एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। शेष यात्रा यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर पर थी। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल चाल कितनी होगी, तो ये तो आसानी से बना सकते हैं, इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए जब भी बोलेगा ना औसत चाल बोलेगा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी निकालेगा तो पहला में दूरी कितना 60 किलोमीटर लिख रहा, देन नेक्स्ट में क्या लिखा 90 लिख रहा। तो कुल दूरी यानी कि 60 प्लस क्या करेंगे 90 करेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो पहला में दूरी क्या था, तो आप लोग देख सकते हैं दूरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना था 60 था, देन चाल पहला के लिए कितना 40 था, देन नेक्स्ट के लिए तो दूरी कितना था, तो ऑलरेडी मैं आप लोग को बताता 90 था और चाल कितना था 45 था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 42.6/7 आएगा, 42.6/7 किलोमीटर आएगा, तो किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये इजी आप लोग बना लिए होंगे। यदि दो समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के परिमाप 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, यदि DE 3 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, देखिए आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले देखिए एक का कितना दे रहा, आप लोग का परिमाप 24 लिख रहा, एक और का परिमाप क्या लिख रहा था 9 लिख रहा था, क्लियर है। हम लोग को पता है जब भी त्रिभुज के बारे में बोलते हैं ना, तो समरूप अगर होता है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है इसके परिमाप के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी ये जो आप लोग का परिमाप,
तो एक का साइड कितना लिख रहा, 3 लिख रहा था। तो यहाँ पे लोग बना सकते हैं ना सिंपल वे में, क्या किया देखिए, आप लोग को लिखना तो ABC के लिए 24 लिख रहा, देन अगला के लिए 9 लिख रहा, क्लियर है, अब साइड लिख रहा। तो डी आप लोग का सेकेंड में आ रहा है, यहाँ पे 3 लिख रहा, तो इसका हम लोग मान ले एक्स मान लेते हैं, क्लियर है। तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, तो कैंसिलेशन होता है क्या, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा ना, ये 3 का पावर में ये 3 बार में आ गया। अब 3 का पावर में 24 कितना बार में आता है, 8 बार में। तो देखे होंगे एक्स का वैल्यू क्या रहा, 8 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू आ रहा 3 आ रहा। तो आप लोग को पता है जब भी क्षेत्रफल निकालना तो उसका स्क्वायर करते, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया था, 64 हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया था 9, तो 9 का 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 64:9, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके परिमापों का अनुपात के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, सारे क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला लिखा, चक्रीय चतुर्भुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स मैं तो कभी पढ़ा नहीं हूँ ऐसा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोनों का योग जो था, कोनों का योग होता ना, वह 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। तो पहला आप लोग का गलत था। बराबर लंबाई वाले, क्या लिख रहा, बराबर लंबाई वाले जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान को अंतरित नहीं करती, वो हमेशा करती है। यहाँ पे नहीं किया, ये कैंसिल हो गया। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाले रेखा पर स्थिर होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही है, क्लियर है। देख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए एक सर्कल है, क्लियर है। एक और मान लीजिए इसको सर्कल, देखिए दोनों एक दूसरे को टच किया, तो यहाँ पे क्या लिखा, दोनों का देखिए, ये आप लोग का केंद्र हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या करा, सर्च करता है, क्लियर है। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, वृत्त के एक ही खंड में चाप द्वारा अंतित कोण का अनुपात 2:1 होता है, ये नहीं, ये आप लोग का गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। समकोण त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा कोण ए एवं सी न्यून कोण है। कौशिक ए का वैल्यू √2 है, तो इसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज निकालेंगे। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए एंगल मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेते, ए है आप लोग का, ऑलरेडी आप लोग का बी लिख रहा और ये सी लिख रहा। देखिए कौशिक ए का वैल्यू लिख रहा। तो फ्रेंड्स कौशिक ए, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें देखिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू 2 लिख रहा और परपेंडिकुलर का वैल्यू कुछ नहीं लिखा, तो यानी 1 हो गया। तो आप लोग को सबसे पहले बेस निकालेगा, तो 2√2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया। 8 में से 1 करेंगे 7, 7 का क्या करेंगे फिर √7। तो यहाँ पे आप लोग को ये मैं बता दिया, आप लोग को साइन ए निकालना। चलिए देखता हूँ साइन ए कैसे निकालेंगे। देखिए ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या 2√2 है, तो ये हो गया कॉस सी। तो कॉस सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। और परपेंडिकुलर क्या है 2√2 है, तो यहाँ हाइपोटेनस का 2√2। कॉस ए निकालना, तो ए के अकॉर्डिंग लिखे, तो यहाँ पे बेस क्या है, तो √7 है, और हाइपोटेनस क्या है 2√2, तो यहाँ पे ये हो गया। देन आप लोग को लास्ट लिखा साइन सी, तो साइन सी के अकॉर्डिंग निकाले, तो आप लोग का परपेंडिकुलर √7 था और ये था 2√2 था। आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोग के सामने 1 + 7/8 आ जाएगा। तो टोटल सॉल्व किए तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 1। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन है क्या, देखते हैं क्या ये, हाँ तो बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है उभयनिष्ठ बिंदु या क्वेश्चन वाला, आप लोग केवल क्या कीजिए, सेटिस्फाइड करके देख लीजिए कौन सा वैल्यू आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है। तो देखते हैं क्या है ये। तो इसमें देखिए इसका एक और ट्रिक मेरे माइंड में आ गया। ये तो फार्मूला था, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो फार्मूला होता है आप लोग का, इतना मैं क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो एंगल ए लिख रहा था प्लस सी का फार्मूला लिख रहा था ये, ठीक है। तो देखिए एंगल ए, तो ऑलरेडी देखिए एंगल ए का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, तो न्यून कोण माने थे ना, तो एंगल ए प्लस सी न्यून कोण था, तो यहाँ पे 90 डिग्री मान लेंगे। तो न्यून कोण का वैल्यू बता 90, यानी वैल्यू कितना 1, तो इसका सिंपल 1 आ गया था। ये तो ट्रिक का क्वेश्चन था। चलिए हटाइए 51, यदि रेखा पी का समीकरण x + y का वैल्यू 5 है और रेखा क्यू का समीकरण x - y = 3 है, तो दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु का जब भी बोलता है ना, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग का वैल्यू देखा x + y का वैल्यू क्या लिख रहा, 5 लिख रहा। देन x - y, तो x - y का वैल्यू लिख रहा कितना लिख रहा, 3 लिख रहा। जब भी रहेगा ना सबसे पहले x का निकालेंगे, तो दोनों को सम करके हाफ कर देते, 5 3 8, 8 का था क्या होता है 4 हो गया, 4 हो गया। देन y का निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करें, तो 5 में से 3 गया 2, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 4 और 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक वृत्त के केंद्र में के एक ही और 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई के दो समांतर जीवाएं हैं और वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर है। इन जीवाओं के बीच की दूरी
भी कितनी होगी, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए एक वृत्त लेना है। सबसे पहले एक वृत्त के देखिए मान लो एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र के एक ही और 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की लंबाई के दो समांतर जीवाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले तो केंद्र हो गया। अब देखिए ज़्यादा जो लंबा होगा, देखिए ज़्यादा लंबा कौन सा लिख रहा है, 20 वाला। तो फ्रेंड 20 वाले को सबसे केंद्र के सामने करेंगे। क्लियर है, क्यों सामने करेंगे, क्योंकि केंद्र के सामने वाला की जीवा लंबाई होती है, बड़ा होती है। ये लेते हैं यानी 20 वाला है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ से थोड़ा सा एक और ले लेंगे, इसके सामने ले लेंगे, पैरेलल में ये ले लेंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोग लाइन खींच रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से लाइन खींचते हैं तो देखिए आप लोग के सामने ये लाइन खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी। और परपेंडिकुलर जब भी होता है दो भाग से बांटता है। तो देखिए पहला में लिख रहा था 20 लिखा था, 20 लिख रहा था, ये आप लोग का 10 हो गया, ये भी क्या होगा 10 हो गया। और सेकंड में लिखा था 12, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब इसका ये रेडियस जो लिख रहा था कितना लिखा था, 5√3 लिखा था, 5√13 लिखा था, 5√13 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग का ये वैल्यू को निकालते हैं। थोड़ा सा चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो येलो कलर देखिए आप लोग का ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू निकालिए तो हाइपोटेनस माइनस क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 को 13 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो यानी 25 को 13 से गुना 600 325 आएगा। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ टोटल सॉल्व कर लिए तो 225 आएगा। 225 का स्क्वायर वर्गमूल होता है 15 का। तो देखिए ये वैल्यू आ गया 15 आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार ओपी भी निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिएगा तो देखिए यहाँ से आप लोग का एक और ये ट्रायंगल आ रहा है, यानी यहाँ से आप लोग का ये रेडियस आया। तो ये 5√3 था और ये आप लोग का 6 था। तो यहाँ से आप लोग को इसका भी वैल्यू निकालना था। तो यहाँ भी 5√13 का स्क्वायर 325 में 6 का स्क्वायर 36 को घटाइएगा तो 289 आएगा। तो 289 किसका होता है, तो 17 का होता है। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का वैल्यू 17 आ गया। अब 17 में से 15 को माइनस करें, सिंपल तो क्वेश्चन था ये। 17 में से 15 को माइनस करें कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। तो राइट आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, होपफुली आप लोग का बन गया होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन ईजी था, बन गया तो काफ़ी अच्छा, नहीं बना तो फिर सीखिए और क्या। इसका कुछ एक ट्रिक था, मेरे माइंड में शायद आ गया। जब भी एक ही जीवा एक ही और होता है ना, तो दोनों का देखिए डिफरेंस लीजिए। तो 20 में से 12 घटाइए, कितना रहा, तो 8 आ रहा। तो 8 का अगर हाफ कर देते तो 4 आता। फिर ना इस तरफ से ट्रिक से तो 4 आ रहा था, लेकिन नहीं चलाइए। तो चलिए इसमें सॉल्यूशन ही आप लोगों का प्रोसेस चला, 2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा, ये सॉल्व करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग कौन सा संख्या इसको लगातार 6 बार गुना करेंगे तो आप लोगों का 729 आएगा। तो ये आप लोग का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 6 बार गुना किए तो 729 आएगा। कौन सा संख्या इसको लगातार 4 बार गुना कीजिए तो 6 यानी ये आएगा। तो इसके लिए आंसर हो 16 होगा। अगला का क्यूब रूट किसका है, तो ये 18 का होता है, प्लस ये स्क्वायर रूट किसका होता है, 42 का होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो टोटल आप लोग को भी जो वैल्यू आएगा 79 आएगा। क्या आएगा, 79, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना। देखिए ए आपका है और आपका ये बी है। सबसे पहले ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा, बी किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा। दोनों मिलकर कितना कर रहा, टोटल कार्य 40 कर रहा। तो ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 1 है। तो फ्रेंड्स बोला दोनों मिलकर कितना करेगा, टोटल 40 था, 4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 का पावर 40 कितना बार में आएगा, 8 बार में। तो राइट आंसर क्या करेंगे, 8 दिन आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका ने एक बैंक से कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपये के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के का एक पैकेट 3:5 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले इसका तरीका होता है, 5 का है, देखिए 5 रुपये का दिया, 10 रुपये का दिया, 20 रुपये का सिक्का दिया। क्लियर है। अब इसका पैकेट दिया, 3 दिया है, 5 दिया, ये 7 है। सारे को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आ गया, देन 10 को 5 से गुना करेंगे 50 आएगा, देन 20 को 7 से गुना करेंगे 140 आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारे का सम कर देंगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर सम करेंगे 140 प्लस 50 तो 190, 190 और 15 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा, 205 आएगा। तो फ्रेंड 205 यूनिट का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग के सामने 1845 लिख रहा है। तो 1845 लिख रहा, तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्टीमेट आप लोगों को निकालना कितना था, उसके सबसे छोटे का ना, तो सबसे छोटे कितना था, 15 था। तो 15 से निकाल लीजिए ना ये। तो 15 को 1845 से गुना कीजिए बटा 205 कीजिएगा। तो इसका अगर आप लोग सॉल्व भी करेंगे, देखिए मैं निकाल ही देता हूँ। देखिए 1845 था, इसको कितना से गुना करना था, 15 से। देन ओवरऑल क्या आया था हमारे पास, 205 आया था। इसको सॉल्व कर लीजिए ना ये। तो टोटल सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने 135 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से
एक सबसे बड़ा संभावित गोला निकालकर बनाया जाता है, इसका आयतन ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले घन की भुजा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को बताता है घन की भुजा जो होता है वह गोले के व्यास के बराबर होता है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग घन बनाते हैं, देखिए मैं बना देता हूँ, ये आप लोग का एक घन है, देखिए मैं बनाता हूँ, ये आप लोग का एक घन है, देखिए थोड़ा कर देते देखो, देखिए आप लोग के एक घन है ये, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग का एक घन है, इस टाइप से आप लोग को बना सकते थे। तो यहाँ पे लिख रहा है घन की जो भुजा होता है गोले के व्यास के बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है घन की जो भुजा होता है ए होता है, क्लियर है। और गोले का व्यास कौन बोलते हैं, डी। तो डी कितना दिया था, तो डी दिया आप लोग का 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे गोले की त्रिज्या निकालेंगे। तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे तो आप लोग आर निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आगे 7। अब गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग यहाँ पे 4/3 कर देंगे पाई। पाई का वैल्यू अल्टीमेटली आप लोग को सामने पता है 22/7 हो गया। आर का वैल्यू क्या था 7 था, तो 7 को 3 टाइम्स ले दें, 1 2 3 4। चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1437, यहाँ पे मोस्ट 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। वह संख्या ज्ञात करें। देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा है आप लोग का, वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से विभाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा आज के क्लास का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए इस टाइप से एक चार्ट बना दीजिएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, देखिएगा इस टाइप से आप लोग चार्ट बना दीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए वैल्यू लिखने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिख रहा, देन आप लोग का 5 लिख रहा, देन आप लोग का 7 लिख रहा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो में क्या लिखा, 2 लिख रहा, 1 लिख रहा, 3, यहाँ तक तो लिख दीजिएगा। अब देखिए ये लिख दीजिएगा। सबसे पहले कैसे करते हैं सीखते जाइए, देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट किए होंगे तो लिख रहा अंतिम भागफल 3 है, ये 3 है ना, तो जो अंतिम रहेगा उसके सबसे पहले नीचे लिख दीजिए। अब देखिए इसका रूल होता है आप लोग को इससे गुना आगे करना है। तो 7 क्या 21, ये आगे शुरू में मल्टीप्लाई करना है इससे, देन अगला आप लोग को जोड़ देना है। तो 7 21 और 3 क्या होता है, तो 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को 24 आ गया। देन फिर 5 को 24 से गुना करेंगे, तो 5 को 24 से गुना करें 120 आएगा, 120 को में 1 जोड़ देंगे तो 120 वाले क्या होगा 121 करें, देन 121 आ गया। 3 को हम लोग 121 से गुना करेंगे, तो 3 को 121 से गुना करेंगे तो आप लोग के सामने 363 आ गया। और 363 में दो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 365 आएगा। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर आएगा 365। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा फिर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका भार या हानि प्रतिशत क्या होगी। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ही है ये। देखिए रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर 25% की हानि करता है। सबसे पहले मान लें क्रय मूल्य, तो हम लोग सीपी मान लेंगे और हानि पर बेचता है यानी सीपी एसपी कर रही है। तो 25% की हानि 25/100 करें तो 1/4 यानी 4 से आप लोग का 1 रुपया घट रहा है यानी 3 रुपया हो गया। लेकिन 45% का कम भार का उपयोग करता है, तो 45% का कम भार का प्रयोग करा, क्लियर है। तो 45 हम लोग 100 करेंगे, 45/100 देखिए आप लोग के सामने कर देता है, 45/100 करेंगे तो यहाँ के अनुसार 9 हो गया, ये 20 हो गया। तो यानी कि 20 से लेके हम लोग क्या कर दें, 20 था वो कम भार का प्रयोग करें ना। तो चलिए हाँ देख लेते हैं इसको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कम भार का प्रयोग करा, 45% कम भार का प्रयोग करा। तो यहाँ पे करेंगे 20 में से 9 को घटा दें, तो 20 में से हम लोग क्या करें 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे 11 आ गया। अगर आप लोग सॉल्व करते इसको तो देखिए 20 चौक कितना हो गया 80 हो गया। अब यहाँ पे 11 थी 33 हो गया, क्लियर है। अब उसका लाभ या हानि, तो यानी कि 80 रुपया सीपी था और 33 हो गया आपका एसपी हो गया। तो नहीं गलत हो रहा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हमसे, रुके देखते हैं अगेन आई रिपीट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को सीपी करना है फ्रेंड, देखिए सीपी आप लोगों को लिख रहा और यहाँ पे एसपी लिख रहा, ठीक है। तो देखिए 25% का हानि है तो उतना नहीं समझ आता। देखिए सबसे पहले 100 रुपये मान लेते हैं, 25% की हानि, तो 100 रुपये को 25% हानि करेंगे तो 75 हो गया एसपी, क्लियर है। अब लिख रहा 45% का कम भार का प्रयोग करता है। तो देखिए कोई भी भार रहेगा ना तो आप लोग को हमेशा 1000 लीजिएगा, यानी 1000 का भार होता है, क्लियर है। उसमें से 45% कम भार प्रयोग करता है, तो 1000 में से 45 यानी कि 450 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे सीपी क्या बचेगा 550 बचेगा और रहने का कितना था आप लोग का 1000 था, क्या था ये 1000, क्योंकि भार का कम प्रयोग करते। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आगे इसको सॉल्व किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 550 हो गया, यहाँ पे 00 कर देंगे। इसको भी गुना करेंगे तो 75 हो गया, यहाँ पे 000 123 000 करेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना रहा 2000 का आएगा, शायद 2000 का आ रहा ना ये।
तो हाँ देखिए 2000 का रहा, 1 2 3 यानी 2000 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते तो आप लोग का सीपी कितना था, 2000 आ गया था, यानी प्रॉफिट 2000 आ गया था। देन सीपी कितना था, तो आप लोगों के सामने 55,000 था। ये 55,000 गुना क्या करेंगे 100, तो इसको अगर सॉल्व किए तो 36 पूर्णांक क्या लिखेंगे 4/11, 36 पूर्णांक 4/11 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए फ्रेंड आप लोग खुद से बना के बताइए क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए वैसे इसका आंसर बता देता हूँ कितना होगा। इसका आंसर होगा 16 वर्ष। आप लोग देख के बताइए क्या होगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 2 पर पावर 3, ये तो क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स। इसको पावर पुट करके देखिएगा ना तो इसका राइट आंसर 1 आ जाए। ये क्वेश्चन इजी खुद से कर सकते हैं ये। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो n-1/t बराबर n-1/t का फॉर्मूला यूज किया तो n दुगनी होता है। n कितना था 2, 2 में से 1 कीजिए, बाई कितना था 7 वर्ष था। फिर कितना कितने वर्ष में 4 गुना, तो 4 - 1 करेंगे कितने वर्ष में, तो x मान लेंगे। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/7 करेंगे बराबर 4 में से 1 गया, 3 बचा बटा x कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 7 कितना हो गया 21 हो गया। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू क्या लिखें 21 वर्ष लिखेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो ये तो क्वेश्चन इजी है। इसके लिए क्या लिखना, देखिए वृद्धि कराना तो 35 कर देंगे टोटल, 35 में सब लोग यानी 35% जोड़ देंगे, 135 × 100 कर देंगे। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं ना तो 25 पूर्णांक 25/27 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन आप ही लोग के लिए है और आप लोग को बना लीजिए। देखिए क्या लिख रहा है। पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का प्रयोग करता है। यदि उपभोग किए गए हैं 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2 है तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के का उपयोग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मान लीजिए 10 रुपये के सिक्के की संख्या आपको कुछ नहीं पता, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मत माने क्योंकि एक्स वाला हमेशा हम रेशियो में वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5 रुपये वाला अनुपात कितना था देखते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले फिर हम लोग देखिए 2 5 था ना ये, तो 2 रुपया 5 देखिए 2 रुपया यहाँ पे 5 को 2 से गुना कर, यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों को सबसे पहले करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे 5 रुपये सिक्के का जो अनुपात है 2 को लिख रहा देन, और 2 रुपये सिक्के का अनुपात जो 5 को लिख रहा। क्लियर है। 10 रुपये वाला कि आपको तो पता नहीं, हम लोग क्या माने वाई मान ले, तो 10 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितना लिख रहा है रुपया 150 लिख रहा है। यहाँ से सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 10 क्या हो गया 20x हो गया। तो यहाँ पे 20x प्लस क्या लिखेंगे 10y बराबर क्या लिखेंगे 150 लिखेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x + y, तो 2x + y का वैल्यू 15 आ गया। आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक और कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, 5x + 2x + y बराबर 50 करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को मैं देखिए वह कुल 50 सिक्कों का प्रयोग करता है। तो देखिए 50 है तो पहला का मान लेंगे 5x का मान लेंगे, देन 2x मान लेंगे। अब अगला का हम लोग क्या माने थे y, तो केवल y माने। इसका टोटल संख्या कितना था 50 था। तो यहाँ से निकालेंगे तो 7x + y, देखिए 7x + y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। और एक और मैं इक्वेशन क्या निकाला था 2x + y बराबर 15 था। इसमें से x और y का वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने x का वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा और y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 10 रुपये की कुल संख्या कितना होगा, तो एक सिक्के का प्रयोग करा, क्योंकि 10 वाला 1 माने थे ना। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये है आप लोग का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले ये आपका एफ दिया था तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, fx निकालते हैं, fx निकालते हैं, ठीक है। तो 14 को 91 से गुना करेंगे तो अल्टीमेटली आएगा 1274 आ जाएगा। देन 26 को 78 से गुना करेंगे तो 2098 आ जाएगा। 2028 आएगा। फिर 44 को 95 से गुना करेंगे 4180 आएगा। देन 61 को 36 से गुना करिए तो 2196 आएगा। फिर इसको से तो फ्रेंड इसके फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो टोटल कर लीजिएगा ना तो 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। तो देखिए इस टाइप से रैकरिंग का क्वेश्चन आता है। टोटल कितना लिखा 641 है। जिस संख्या पे रैकरिंग है उसको माइनस कर देंगे। देन 2 संख्या पे रैकरिंग है तो 99 लिख देंगे। जिस संख्या पे रैकरिंग है उसको बदले 0 लिख देंगे। फिर देखेंगे 23 लिख देंगे और 2 संख्या पे तो हम लोग क्या करेंगे 99 लिख देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग के बीच में जो आंसर आएगा 173 बटा कितना आएगा 198 आएगा। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग का ये सब जीएस को भी बता दिया, पूरा मैथ्स को भी बता दिया। अब देखिए इसमें आप लोग का जो 35 क्वेश्चन था वो आप लोग का शायद रीजनिंग था। तो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे आप
खुद से कीजिएगा तो ही बेटर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या मेरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि मे भी पॉसिबिलिटी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो केवल देख लीजिए एक बार कैसा क्वेश्चन सही है। होपफुली आप लोग देखिएगा, मैं प्रयास कर, जम्बलिंग क्वेश्चन होता ना तो सारी क्वेश्चन को बताने में मज़ा आता है, लेकिन लगातार कंटिन्यूस तौर पे अगर आ जाता है तो बताने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन ही रीजनिंग का बताऊँगा, बाकी आप लोग देख लीजिए क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो फिर सेट नंबर 3 लेके आऊँगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं इसमें सोच रहा हूँ ना स्टैटिक्स जीएस का एक डेली पार्ट से स्टार्ट कर दूँ, तो स्टैटिक्स जीएस भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास मात्र 15 दिन का समय है, तो वो मैं प्लानिंग करूँगा। क्लियर है। तो मैथ्स में पूरे बताने का प्रयास करूँगा, मैथ्स को पूरे लूँगा, और मैथ का क्वेश्चन 35 मैं पूरे का पूरे बताऊँगा। 50 आप लोग का जीएस, यानी कि 15 हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँ ना, इसमें आप लोग का स्टैटिक्स जीएस एक टॉपिक बाय टॉपिक डेली स्टार्ट कर दूँगा, इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के साथ मैं पूरे का पूरे बने रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, बाय सागर कुमार गझंडी। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स आप लोग को पीडीएफ का अगर नीड होगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मांग सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय सागर कुमार, आप लोग जानते होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच।